नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तो वजह है कि चुनाव है, अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दूसरी वजह ये है कि जो लंबे समय से जो तोड़-फोड़ चल रही है, बल्कि 2019 से बात करें, जब 2019 का जो चुनाव हुआ, उसके बाद से ही शिवसेना अलग हो गई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, फिर उनकी पार्टी में 2 फाड़ हुआ, फिर जो है शिंदे मुख्यमंत्री बने, फिर अजित पवार शरद पवार से टूट करके आए, तो लगातार घटनाक्रम चलता रहा। और इस बार जो है जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बहुत बुरी स्थिति हुई बीजेपी की, तो बीजेपी खुद बहुत परेशान है। फिर आरक्षण का इश्यू भी लगातार चल रहा है। मराठा और पिछड़ों की बात चल रही है कि मराठा को पिछड़ों में शामिल कर दिया जाए। पिछड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि गलत हो रहा है, हम नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी सीटें कम है ऑलरेडी और हमारी संख्या के अनुसार नहीं है और मराठा को जब आप शामिल कर लेंगे तो हमारा हिस्सा कटेगा, तो हम उसमें नहीं आने देंगे। और मराठा और पिछड़ों के बीच जो है, पिछड़ी जातियाँ हैं उनके बीच जो है एक झगड़े वाली स्थिति हो गई है, एक दुराव वाली स्थिति हो गई, खाई बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है किसी बात को लेकर के छगन भुजबल कल शरद पवार से मिलने गए। आप जानते हैं कि छगन भुजबल पहले शिवसेना में थे, फिर वो जो है शरद पवार से के साथ आए, शरद पवार के साथ लंबे समय रहे और अभी जब पिछले साल जब ये अजित पवार टूट करके अलग हुए शरद पवार से, तो छगन भुजबल भी साथ चले गए। छगन भुजबल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, वो उनको टिकट नहीं मिला। फिर जो है राज्यसभा में भी उनको नहीं भेजा गया। ये भी कहा जा रहा है कि वो परेशान हैं और नाराज हैं। दूसरी तरफ जो शरद पवार से मिलने गए, तो कई तरीके की बातें उठी। लेकिन छगन भुजबल ने कहा कि हम इसलिए शरद पवार जी से मिलने गए कि जो पिछड़ों और मराठों के बीच जो आरक्षण को लेकर के मनमुटाव चल रहा है या जो झगड़ा चल रहा है, कहीं गलत मोड़ न ले ले, हिंसक रूप न ले ले, इसलिए बीच बचाव करना, समझौता कराना ज़रूरी था और ये समझौता कराने में सबसे बड़ा बड़ा रोल शरद पवार जी का हो सकता है। शरद पवार जी अगर चाहें तो ये इस मामले को शांत कर सकते हैं और इसके लिए अचानक बिना कोई अपॉइंटमेंट के चले गए थे, बिना और उसके बाद डेढ़ 2 घंटा उनको बैठे रहना पड़ा। इसको लेकर के भी मीडिया में खबरें आई, लेकिन खुद उन्होंने कहा छगन भुजबल ने कि वो चूँकि सो रहे थे, मैं बिना बोले चला गया था, बिना उनके बुलाए चला गया था, इसलिए मैंने वेट किया और फिर उन्होंने बेडरूम में मुझे बुलाया और हमसे उन्होंने पूरी बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पहले पता कर लें, उसके बाद करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठा कि मुख्यमंत्री जो है, वो क्यों नहीं इस मामले को सलटा सक मुख्यमंत्री से नहीं सलट रहा है, तो प्रधानमंत्री सलटाएँगे। प्रधानमंत्री तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा देते हैं, तो मराठा और पिछड़ों की लड़ाई कौन-सी बड़ी बात है। अब ये अलग बात है कि मणिपुर में नहीं शांत हो रहा है, ये। दूसरी बात कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के घर कल जो है शंकराचार्य मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आए थे, वो उद्धव ठाकरे के घर गए और उसके बाद जब प्रेस से बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि जो है उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, हिंदू विश्वासघात नहीं करते और जिसने विश्वासघात किया उद्धव ठाकरे के साथ, वो हिंदू नहीं हो सकते। और ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे जब तक दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, हमें जो है चिंता लगी रहेगी, हमें चैन नहीं रहेगा। ये भी बात कही उन्होंने। तो इसकी भी अलग राजनीति है, ये भी अलग तरीके से राजनीति को देखा जा रहा है। तीसरी बात ये कि एक जो है महाराष्ट्र के एक सेफोलॉजिस्ट हैं, दयानंद नेने, उन्होंने एक सर्वे किया है और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं और बाकायदा इसको जो है नवभारत टाइम्स ने छापा है उनके हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें महाविकास अघाड़ी को 154 सीटें मिल सकती है और 121 सीटें महायुति को मिल सकती है। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे साहब। पोहरे साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। थोड़ा-सा कैमरा और ये कर लीजिए, थोड़ा हेड आपका स्पेस ज़्यादा हो गया फिर से एक बार। जी, करेक्ट है। तो प्रकाश पोहरे साहब जो देशोन्नति अखबार है, उसके 3 एडिशन निकलते हैं अलग-अलग जगहों से और उसके तीनों के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र की जो तमाम जो जानकारियाँ हैं राजनैतिक, सामाजिक, उनके बड़े अच्छे जानकार हैं। तो पोहरे साहब आपको नमस्कार, आपका स्वागत। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार, उनका भी स्वागत। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये जो है छगन भुजबल के जाने को लेकर के शरद पवार से जो मिलने गए, उसमें आप क्या देख रहे हैं? छगन भुजबल ने तो कह दिया कि हम मराठा और पिछड़ों के झगड़े को लेकर के कैसे निबट जाए, झगड़ा आगे न बढ़े, खाई न बढ़े, इसके लिए हम शरद पवार से गए थे कहने की बीच बचाव कीजिए। आपको क्या लगता है, वाक़ई इसी काम के लिए गए थे? धनंजय बात ऐसी है, दुश्मनी जो होती है ना वो आप और मेरे जैसे आम आदमी करते हैं।
एक बार दुश्मनी हो गई तो फिर तो क्या है कि हम बोलते ना कि दोनों में से फिर कोई अग्नि भी नहीं जाती है, हम बोलते विश्व भी नहीं जाता है। तो ये क्या है, ये आम आदमी के लिए ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं उनके लिए जो है बातें में कोई मतलब रहता नहीं है। और पॉलिटिक्स के अंदर वैसे भी कभी कोई किसका दुश्मन नहीं रहता और कभी कोई दोस्त नहीं रहता। तो ये जो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन एक बात जरूर है कि शरद पवार और उनके जो संबंध और उनका जो भी खेमा है पूरा का पूरा, लेकिन देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अभी फिलहाल में जो भी पार्टियां टूटी है या इधर से उधर गए हैं, वो गए क्यों है? तो सिर्फ और सिर्फ ईडी के डर से गए हैं। चक्कू छुरी, देखिए एक जमाने में तो क्या था कि चक्कू छुरी तलवार के नोक पर सारी ये बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी तो मायना बदल गया है। चक्कू छुरी बंदूक के नोक पे न करते हुए अभी तो सिर्फ एक ईडी नाम का एक बहुत नया हथियार आ गया है, और वो हथियार इतना कारगर है जो दिखता नहीं है लेकिन काम कर जाता है। ये इतना बढ़िया है, यानी लेजर बीम भी दिख जाता है लेकिन ये दिखता नहीं है। तो उसके कारण ये सारा हुआ है। जिस दिन ये ईडी का चक्कर निकल जाएगा, ये बीजेपी निकल जाएंगी, तो ये लोग जो है ना ये इसको भूल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिए, ये सारे अंदरूनी एक ही है। मैं नहीं मानता हूं कि ये जो शरद पवार के खेमे में हुआ है या उद्धव ठाकरे के खेमे में भी जो हुआ है, ये लोग कभी भी एक आ सकते हैं। इनके सर से सिर्फ ये जो इसका डर है ना, वो निकलना चाहिए, ईडी का डर। तो जैसा वो निकल जाएगा वैसे सारे एक हो जाएंगे, एक विषय। दूसरी बात ऐसा है कि छगन भुजबल जी जो कल उनको मिलने गए, अभी आपको भी मालूम है पहले दिन उन्हें भयंकर तरीके से लताड़ा पवार साहब को, एक तरीके से। और उसके बाद में दूसरे दिन जाके उनकी तारीफ भी किया, उनको मिलने भी चले गए। बोलने के लिए तो था कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी करके मैं मिलने चले गया। ये भी हो सकता है, ऐसा मानना गलत है। आफ्टर ऑल ये सारे के जो एक सम्माननीय सदस्य है तो जा सकते हैं एक में की तबीयत पूछने के लिए। जैसे उद्धव ठाकरे में और राज ठाकरे में भी बोलते हैं कि कई तरीके से ये उनके आपस में बिल्कुल पटती नहीं है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे बीमार हुआ तो राज ठाकरे उनको मिलने चले गए थे हॉस्पिटल में। एक बात हमने भी समझनी चाहिए। और ये जो फिलहाल की जो बात है, आपने एक दूसरी बात की आरक्षण के बारे में। देखिए एक बात समझिए, आरक्षण क्यों चाहिए? पहले मैं आपको ये सवाल करता हूँ, किस लिए मांग रहे हैं आरक्षण? आरक्षण मांग रहे हैं निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों के लिए, एजुकेशन के लिए। क्या हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल में जाना है, गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में जाना है, उसके लिए तो आरक्षण होना नहीं, वो तो सब इट इज फ्री फॉर एवरीबडी, ओपन फॉर एवरीबडी। तो मूल रूप से जो है वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए है मेन, और गवर्नमेंट सर्विस चाहिए करके एजुकेशन चाहिए करके एजुकेशन चाहिए। अब जब गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं तो फिर एजुकेशन का क्या मतलब निकला? क्या है, एक कहावत है जो आपको भी पता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कि मुझे आरक्षण मिला है अभी मेरे नौकरी मिलेंगी। अरे भैया नौकरियां सारी खत्म हो गई है। जो नौकरियां थी, जहां नौकरी मिल सकती थी, वो सरकार ने सारे जो भी पीएसयू थे सारे बेच दिए हैं। उसके बाद में तुमको अभी नौकरी मिलने का चांस रहा का? सारे सरकारी उपक्रम जो थे सारे बिक गए ऑलरेडी, और उसको एक ही आका ने खरीदी है, एक ही आका को दे दिए गए। खरीदे भी नहीं है, खरीदते भी तो बात अलग थी, दे दिए। और उसके बाद में जब ये कुछ बचे ही नहीं है, सरकारी उपक्रम सारे बिकने के कारण कोई नौकरियां सिलक नहीं है। अच्छा, जो नौकरियां है सरकार उनकी सैलरी दे सक रही है क्या? उनकी सैलरी देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। उसके बाद में जो मिलिट्री थी, मिलिट्री के अंदर भी ऐसी परिस्थिति हो गई, वहां अग्निवीर की भर्ती हो गई, जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार बोल रहे कि अग्निवीर खत्म करो, अग्निवीर खत्म करो। जिसके अंदर सेना के अंदर ये जो है ये मनमुटाव हो रहा है। इसके अंदर जो है ये क्या बोलते उसको, दूरियां बढ़ रही है। तो सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए आरक्षण था। और आरक्षण क्या सिर्फ मराठा मांग रहे हैं क्या? दुनिया के अंदर, देश के अंदर हमारे जितनी भी मेन जातीय प्रजातियां थी, प्रजातियां बोलने से जातियां थी, वो जातियां जिनका मेन उपजीविका का साधन खेती था, यानी कुर्मी लोग। कुर्मी माने कौन? कुनबी। महाराष्ट्र में उनको कुनबी बोलते हैं, बाकी के प्रदेशों में उनको कुर्मी बोलते हैं। यही लोग पटेल हो गए। पटेल का मतलब क्या है? देखिए पटेल ये कोई जात नहीं है, पटेल ये कोई जात नहीं है। उसके बाद में ये जो देशमुख है ये कोई जात नहीं है। ये क्या है पहले एक समझिए। पटेल या पाटिल की ये दिए जाती थी अंग्रेजों के जमाने में या शिवाजी के जमाने में। पाटिल का मतलब रहता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे उस गांव की।
उसके बाद में देशमुख का मतलब ये था कि वो उस गांव का सारा रेवेन्यू जमा करके अंग्रेजों को जाके दे देगा। जोशी, कुलकर्णी, ये भी वही तरीके के लोग थे। तो ये कोई जात नहीं है। मराठा ये भी जात नहीं है, पहली बात एक समझिए आप। किसने बताया मराठा जात है? एक्चुअली मराठा ये एक अपभ्रंश है एक का। ये है एक्चुअली मूल शब्द है इसका मरहट्टा। शिवाजी महाराज ने जब ये हमारे देश के अंदर मुगलों द्वारा जब भयंकर अत्याचार बढ़ गए थे प्रजा के ऊपर, तो प्रजा के अंदर क्या सिर्फ मराठा थे? सारे थे, सारे 18 पगड़ जाति के लोग थे। और मुगलों द्वारा इतना अन्याय अत्याचार किया जाता था, किसकी भी बहू बेटियों को लेके जाना, उसकी इज्जत लूटना या मारपीट करना या उसकी संपत्ति छीनना, सोना गहना लूटना। तो ऐसे इसके अंदर शिवाजी महाराज का उदय होता है और शिवाजी महाराज जी के और माता जिजाऊ उनको इसके बारे में नसीहत देती है कि बेटा तुमको इसके बारे में खड़ा रहना। तो शिवाजी महाराज हाथ में तलवार लेके खड़े रहे। जिजाऊ महाराज ने उनको एकदम सारा का सारा पारंगत करा दिया सारे विद्याओं के अंदर। और उसके बाद में शिवाजी महाराज ने वो एरिया के जितने भी लोग थे, कौन लोग थे? यही किसानी करने वाले। उनको बोला कि भाई देखो अभी तुम्हारी जैसे रेनी सीजन के अंदर ही किसानी होती है, अब रेनी सीजन हो गया, तुमने खेती जोत दिया, उसके बाद में अभी दिवाली दशहरा आ गया, उसके बाद में अभी देखो तुमने तुम्हारी फसल भी काट लिया, तो अभी तुमको काम क्या है? तो आओ फौज में शामिल हो जाओ। तो ऐसे सारे सारे प्रजातियों के सारे जाति के लोगों को उन्होंने अपने सैन्य में भर्ती करवाया और उनके हाथ में लठ दिया, तलवार दिया, बच्ची जो भी उस समय के औजार हो गए सारे के सारे वो दे दिए। और उसके बाद में उनको पूरा ट्रेनिंग देने के बाद में उनको भवानी माता के सामने शपथ दिलवा दी, उंगली काट के, कि मैं मेरी उंगली काट के भवानी माता के ऊपर रक्त का अभिषेक करता हूं और कसम खाता हूं कि मैं मरूंगा लेकिन हटूंगा नहीं। इन मुगलों के खिलाफ में मैं इनके खिलाफ में मैं मरूंगा लेकिन हटूंगा नहीं, और मेरे जो क्या बोलते हैं मेरे देश बांधव है उनकी हिफाजत करूंगा। मरहट्टा, ये कसम दिलाई। अब ये सारे मरहट्टे थे। शिवाजी महाराज उनको मरहट्टा बोलते थे। आओ मराठो, मरहट्टो, आइए मेरे मरहट्टो, ऐसा बोलते थे। उसके अंदर तेली, माड़ी, कोड़ी, कुंबी, धनगर, जो भी 50 जातियों के लोग थे, एक बात समझिए आप। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मरहट्टे का अपभ्रंश अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि वो ये कह नहीं सकते थे मरहट्टा शब्द, तो उन्होंने मराठा कर दिया। मराठा 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 बोलते थे, मराठा। तो ये मराठा करके कोई जात नहीं है, पहली बात ये समझिए। जिनके दिमाग में ये है उनको ये पूरे राष्ट्र की जो है, इनको पूरी हमारी जो क्या बोलते हैं उसको सांस्कृतिक जड़न घड़न है उसका पता नहीं है उनको। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ये मरहट्टा ज्यादातर जो थे ये कुर्मी थे, कुंबी थे, और ये कुंबियों के अंदर ये बातें थी कि उत्तम खेती, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। ये भी उनके दिमाग में किसने डाला था? क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि अगर ये सारे के सारे अगर नौकरी में आ गए तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। तो करके उन्होंने इनके दिमाग में डालने के लिए बोला कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, यानी एकदम कनिष्ठ, एकदम हल्का आदमी करता है। तो ये सारे के सारे हमारे मराठों के दिमाग में चले गए और इसलिए कभी मांगते नहीं थे, उनको नौकरी चाहिए। और सारी की सारी नौकरियां जो है वो सारे ब्राह्मण लोगों ने हत्या दिया। बाद में हुआ क्या, खेती, अच्छा एक जमाने में खेती के अंदर पैसा भी होता था, भयंकर पैसा होता था। यानी मेरी बात बताता हूँ, मैंने जब बोला था कि मैं नौकरी करता हूं तो मेरे पिताजी बोला है नौकरी करता है भिखार चोट, ये बोला था। तो ये नौकरी करना यानी ये एकदम एकदम गया बीता काम, यानी जिसको सम्मान नहीं है ऐसे आदमी ने करने का विषय, ऐसा इस जमाने में हमारे था। लेकिन अभी क्या हुआ है, खेती के अंदर कि बिल्कुल पैसा मिलता नहीं है। खेती में जितना पैसा डालो उतना भी नहीं मिलता है, उससे आधा ही मिलता है। तो खेती ये टोटली घाटे का धंधा हो गया कंप्लीटली। तो इसीलिए फिर अभी क्या है, तो नौकरी करे तो पैसा परमानेंट आता है, नौकरी करे तो छोकरी भी मिलती है। तो फिर अभी सभी जो खेती करने वाले लोग थे उनके दिमाग में आया कि क्योंकि ये तो था नहीं, पढ़े लिखे कम है, तो फिर करने का क्या, तो आरक्षण ले लो। आरक्षण के अंदर हमको एक ये मिल जाता है, राइट मिल जाता है नौकरी में, एजुकेशन में। तो इसलिए अभी सबको आरक्षण चाहिए। लेकिन ये मैंने जैसा बताया वैसा ही है
कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरे नौकरियां खत्म होगी भैया मेरे, और आप क्या आरक्षण आरक्षण मांग रहे हो? और आरक्षण कितना मिलता है? देश भर में करीब करीब 6,000 जाति है, 6,000 मंडल आयोग वगैरह सब पकड़े, और हर जाति को समझ लो कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर समझ लो 100 नौकरियां निकली, तो 100 नौकरियां नेचुरली वो सारे जातियों में बढ़ जाएगी। एक जाति के पीछे कितनी नौकरियां आएंगी? 5-10, कुछ ओपन कैटेगरी की रहेंगी 50%, और 50 के अंदर समझ लो 100 है, तो हर एक की कितनी आएंगी? 2, 3, 4, 5। तो उससे होने वाला क्या है? तो ये सारा का सारा अभी राजकीय नौटंकी हो गया है धनंजय, इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। जो एजुकेटेड लोग है ना, इस चीज को भली बात जानते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स करने के लिए बड़ा अच्छा फायदे का मतलब रहा है, और जरांगे पाटिल के जैसे कुछ लोग जरांगे खुद तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसके क्या बोलेंगे, उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य के बारे में मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से ये हो रहा है, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। और लोग अपने जितने भी मराठे हैं, भाई खुद मराठा होने से मैं ये अधिकार वाणी से कह सकता हूं कि हमारे मराठों में अकल की थोड़ी कमी है, मराठों में अकल की बड़ी कमी है। ये मुझे मालूम है मेरा मराठे ऊपर मेरे ऊपर बड़े नाराज हो जाएंगे, लेकिन उनको मैं समझाना चाहता हूं आपके जरिए कि देखिए ये सारा बेवकूफी वाली बातें मत करो। ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन वो 100% नौकरी में है। क्यों है? क्योंकि वो किसका डंडा किसका झंडा लेके घूमते नहीं है, और ये फालतू के गिरी कामों में घूमते नहीं है, करते नहीं है। तो इसीलिए एजुकेशन को कोई पर्याय नहीं है, और एजुकेशन आज के घड़ी के अंदर बहुत अलग अलग इसमें पड़ गया है, तो हिसाब से उनको पीछे लगे। आरक्षण वगैरह का जो है ये फालतू की बातें यार, ये फिलहाल में इसको पॉलिटिकल रूप आ गया है। बस धनंजय बोलो, मैं सॉरी मैं बहुत लंबा बोल गया। नहीं, कोई बात नहीं। वो समझाना भी बहुत बढ़िया था, बहुत समझाया आपने। ठीक है, आरक्षण को लेकर के आपने कहा कि आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि आरक्षण चूंकि संविधान में है, और वो है कि जो दबी कुचली जातियां हैं उसको ऊपर आने का मौका मिले। बाकी आप सही कह रहे हैं कि आरक्षण आज राजनीति हो गया है, और आरक्षण के लाभ जो है बहुत कमतर हो गए हैं, चूंकि नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण काम नहीं करता है बिल्कुल। और आरक्षण में भी कई तरीके की बेईमानियां हो रही है, जो रोज उद्घाटित होती रहती है, सोशल मीडिया पे भी चीजें आती रहती है। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है, क्या शरद पवार इस आरक्षण की आग को ठंडा करने में बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं? मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? छगन भुजबल जो है मोदी जी के पास क्यों नहीं जा सकता, इसे आप ठीक कराइए, शरद पवार के पास क्यों गए? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ऐसा है, शरद पवार का एक खुद वजूद है, जो दिखा दिया उन्होंने। पिछले बार भी जिस तरीके से वो चुन के आए, एक पानी के अंदर बहते पानी के अंदर उन्होंने लेक्चर क्या दे दिए, तो पूरे राज्य का उनके तरफ रुझान हो गया। अभी भी जिस तरीके से ये अजित पवार उनको छोड़ के गए, जिस कंडीशन में छोड़ के गए, आपने देखा है कि आखिरी उन्होंने 10 सीटें खड़ी कर 8-80% का उन्होंने ये लाया। शरद पवार की एक अपनी छवि है, आज तक के कोई आदमी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सका, ना प्रूफ कर सका। एक बात थी कि एक जमाने में अन्ना हजारे बोलता था कि मेरे पास में 1 ट्रक भर के कागज है शरद पवार के खिलाफ में वगैरह। कहा गया अन्ना हजारे? क्या किया अन्ना हजारे ने? तो और ये सारे लोग अजित पवार से लेके, तो अजित पवार नहीं, अपना देवेंद्र फडणवीस से लेके, तो जो अजित पवार के ऊपर बोलते थे चेक की पीसिंग हमारा राज आए, तो क्या हुआ? ये भी वैसी बातें हैं, पॉलिटिक्स के लिए सारी बातें अलग है, लेकिन बात ध्यान में रखिए कि इसका कोई मायना आज के जमाने में रहा नहीं है। पॉलिटिक्स अभी इट हैज बिकम द गेम ऑफ मनी एंड मसल, समझिए ना, ये इसी का सारा गेम हो गया है। और अभी एक जमाने में ऐसा था कि पॉलिटिक्स यानी राजकारण और समाजकारण, ये दोनों के बीच में एकदम थिन लाइन थी। कहा पॉलिटिक्स खत्म हो गया, राजकारण समाजकारण खत्म हो गया, और कहा राजकारण आ गया, पता नहीं लगता था। एक ही सिक्के के दोनों पहलू थे। लेकिन आज के घड़ी में ये हो गया है कि ये जो है ये एकदम 2 पार्ट हो गए इसके। राजकारण अलग है, समाजकारण अलग है। समाजकारण के ऊपर का लोगों का जो विश्वास था वो पूरी तरीके से टूट गया है। अभी समाजकारण तो कोई करने वाला नहीं है। आपको भी पता है ये नए लॉ आ रहे हैं, वो नवे लॉ के अंदर तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो सारी बदल गई है। और आजकल तो समाजकारण बोलो या जो अगर बोलेंगे आपकी मैं जागरूकता करता हूँ, ये इसके खिलाफ में खड़ा रहता हूँ, तो अभी तो नए लॉ अगर आपने पढ़े नहीं होंगे उसके ऊपर एक शो जरूर करिए, ये नए लॉज के अंदर के
क्या क्या प्राविधान है, क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को जो पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये जो पब्लिक है अपने खिलाफ में कभी भी उठ सकती है करके उन्होंने ये सारी आवाज को मूल रूप से दबाने के लिए ये सारा करने के लिए आई है। और उसका कारण जो नतीजा है ये अभी फिलहाल दिख रहा है हमारे देश के अंदर। तो ऐसा है कि पॉलिटिक्स और यानी राजकारण और समाजकारण, अभी इसका जो कुछ लोगों का विश्वास उड़ गया है ये राजकारण के ऊपर, समाजकारण के ऊपर का, तो उसका नतीजा आज के घड़ी में हम सोसाइटी में जो देख रहे हैं। तो ये जो बातें हैं धनंजय, पॉलिटिक्स और राजकारण और समाजकारण के बीच की, आजकल के जमाने में सारी धुंधली हो गई है। अभी तो सिर्फ राजकारण में इसीलिए जाना है पब्लिक का भला करने के लिए, नहीं तो हमारी और हमारी 7 पुश्तों का भला करने के लिए पॉलिटिक्स में जाना है। और पैसा इतना कमाना है कि ऐसा है, देखिए धंधा पैसा कमाना मैं नहीं समझता गलत है, लेकिन बिना बिजनेस किए सिर्फ कमीशन खोरी करके, या और दूसरा शब्द है उसके लिए भड़वेगिरी करके पैसा कमाना, इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन है। बिजनेस करके पैसा कमाए ना, किसने नहीं बोला। अडानी अंबानी भी पैसे कमा रहे हैं, वो पॉलिटिक्स वालों को हाथ में लेते, साथ में लेते हैं, उनको पैसे देते, करवाते, धंधा करते। तो अडानी अंबानी को तो कोई गलत बोलता नहीं है, उनके तो शादियों में सब लोग जाते हैं, सब करते। आपने तो देखा ही किस तरीके से, यानी मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अडानी की शादी चल कितने दिन रही है, क्या है, क्या ये शादी है या क्या है, और कितने लोग जा रहे हैं। कंप्लीट हो गया, रिसेप्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसके पहले क्या क्या हुआ था, वो ढेर सारी रस्में हुई। एक नया आया, शुभ आशीर्वाद आया, शुभ आशीर्वाद सेरेमनी, जिसमें सब आशीर्वाद देने के लिए आए। फिर रिसेप्शन हुआ, उसके पहले फेरे वाला था, उसके पहले हल्दी थी, तो मेहंदी थी, तो पता नहीं, और कई सारी चीजें थी। बिल्कुल कई दिनों चली शादियां, बिल्कुल। हालांकि हम लोग के यहाँ भी गांव में पहले महीनों चलता था, सब हल्दी की रस्म, फलाने की रस्म बहुत लंबा चलता था, अब तो बहुत छोटा हो गया है। लेकिन ये भी बता रहे हैं लोग, मेरी बाई भी उसमें से है, कि ये जो है, जो मुकेश अंबानी है, इनका आखिरी, मतलब इनके घर में, इनके सामने आखिरी इस तरह की शादी है कि इनके बच्चों की सारी शादी हो गई। अब उनके पोतों की शादी, पोते पोतियों की शादी होगी, तो उनके बेटे और उनके बहुएं करवाएंगे। लेकिन इनका दोनों का आखिरी शादी था, इसलिए इतना धूमधाम से उन्होंने किया, ताकि कोई ये न रह जाए। खैर ठीक है, धूमधाम से करने में दिक्कत नहीं, हर आदमी उसमें कोई गलत नहीं है। देखो ये बहाने, कम से कम जो पैसा गोदाम में सड़ रहा था वो बाहर तो आया, गोदाम में जो सड़ रहा बाहर तो आया ना, कि तो हाथ में का इवेंट हुआ, तो इवेंट के मैनेजर से रसोई आए, सब आए, खाना पना, वो कोई गलत नहीं है। देखो जिसकी जैसी औकात है वो तरीके से वो करेगा, देखो उसको दोनों भी तरीके से देखना है। देखिए यही अंबानी ने ये बहुत शांति से और सादगी से करता था, तो अभी जितना उसको थोड़ा लोग ये कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे ज्यादा इसको लोग अप्रिशिएट करते थे कि यार इसको कौन सी पैसे की कमी थी। लेकिन देखो कितने सादगी भरा है वो। यही टाटा के घर में अगर इस तरीके से रहता था ना, होते भी होंगे तो पता भी नहीं लगता। क्या कभी आपने टाटा के यहाँ का कोई फंक्शन देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा। टाटा के पास में पैसों की कमी है, बिरला के पास में पैसों की कमी है, लेकिन वो लोग क्या है, ये जो नए नए हम बोलते हैं ना कि जो नया मुल्ला होता है ना, बड़े जोर से बांग देता है, उसी तरीके से ये जो नए नए ये जो नव श्रीमंत बनते हैं ना, उनके पास में पैसे की बड़ी गर्मी रहती है और उनको चढ़ाने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो ठीक है, हर आदमी का सोच अपनी अपनी, नजर अपनी अपनी, इसको छोड़ो, हम हमारे मूल विषय पे आते हैं। तो ये फिलहाल के अंदर हमारे राज्य के अंदर जो सारा चल रहा है, जिसका जिक्र आपने किया, दयानंद ने आपने बोला, उसे बोला जिसका, तो क्या क्या कहना था दयानंद का? दयानंद वाली बात पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और आखिरी लाइन आपसे जानना चाहता हूँ, इस पे शरद पवार और छजन भुजबल वाले पे। वो तो ठीक है, क्या इसका कोई महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ेगा? क्या ऐसा कयास लगा रहे हैं लोग कि छगन भुजबल या और कई लोग हैं जो शरद पवार के पास जाना चाह रहे हैं, कई लोग उद्धव ठाकरे के पास जाना चाह रहे हैं, हालांकि विधान परिषद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है कि वो उस किस्म की राजनीति है या नॉर्मल है? हाँ, ये तो शक्यताएं नकार नहीं सकते हैं, ये हो सकता है। और देखो जिस तरीके से अभी केंद्र की सत्ता कमजोर हो गई है, क्योंकि उसके बाद में जैसे ये मोदी की सत्ता आ गई वापिस, उसके बाद में तो कभी इन्होंने किसी को अंदर डालने की अभी सोची नहीं है। देखिए ये बात ध्यान में रखिए,
दिल्ली से अभी तक के इतने में कोई आदमी अंदर गया नहीं है ईडी के हिसाब से, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी विपक्ष मजबूत आ गया है। मनमानी चलने वाली नहीं है। तो उसी तरीके से अभी जिस तरीके से शरद पवार ने अपना ये बता दिया और उद्धव ठाकरे ने भी अपना ये बता दिया, तो हो सकता है ये सारे लोग वापिस जा सकते हैं अब अपनी पार्टी के अंदर, और उनको भी पता चल गया कि हमारा भविष्य क्या है। तो जिनको अपना अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है वो शरद पवार के खेमे में जाएंगे, मूल रूप से अजित पवार भी जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। और मैं नहीं लगता हूँ कि वो किसके लिए कौन से दरवाजे बंद हुए हैं। राजनीति के अंदर तो कभी कोई दुश्मन नहीं है और कभी कोई मित्र नहीं है, ये तो सब पॉलिटिक्स तो इज ए गेम ऑफ चांस। तो हिसाब से ये होगा उसके बारे में। और जिस तरीके से अभी आने वाले दिनों के अंदर ये राजनीति टर्न ले रही है, वो हिसाब से ये बात की शक्यता हम लोग नकार नहीं सकते हैं, बिल्कुल नकार नहीं सकते। यस, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आते हैं पहले उद्धव ठाकरे पे। उद्धव ठाकरे के पास गए, शंकराचार्य जी मातोश्री गए, उनका खूब सम्मान हुआ और उन्होंने खूब दिल भर के आशीर्वाद भी दिया। और उन्होंने कहा प्रेस से बात करते हुए कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, और जो विश्वासघात किया जिसने, वो हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू विश्वासघात नहीं कर सकता है, और हमारी इच्छा है कि वापस जो है मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। इसके दो पहलू, इसमें दो सवाल छुपे हुए हैं। एक तो ये कि क्या हिंदू जो हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण होता था, बीजेपी उसका अकेले मालिक बना था, शिवसेना भी उसका मालिक है। शंकराचार्य के कहने का मतलब ये है कि उद्धव भी सिर्फ उतना ही हिंदू है, और जो है हिंदू का दावेदारी है उद्धव ठाकरे के, जो खारिज कर दिया था उनको। एक ये। दूसरा, क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा महाराष्ट्र में? शंकराचार्य ने जिस तरह से बोला, उद्धव ठाकरे को फायदा होगा? देखिए, शंकराचार्य जी ने सिर्फ इतना ही बयान नहीं किया है, इसके पहले भी उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत अच्छा बयान किया है। इन्हीं शंकराचार्यों ने राहुल गांधी के बारे में जब ये क्या बोलते आधे अधूरे एक चलाए गए, हमारे गोदी मीडिया बोलो या कुछ इनका जो यूट्यूबर्स का ये जो है, तो उसके बाद में यही शंकराचार्य जी का ये आया कि भले मैंने पूरा का पूरा क्लिप ये देखा, और उसके अंदर राहुल गांधी ने कतई हिंदुओं के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द या गलत बातें नहीं की है। और वो जो आप बोल रहे हैं कि शंकर का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो बिल्कुल नहीं है। और जो बोले हैं राहुल गांधी बिल्कुल सही बोले हैं, सही बोले हैं। ऐसा शंकराचार्य जी का राहुल गांधी के बारे में एकदम क्लियर, और यह वही शंकराचार्य है, हमने नहीं बोलना चाहिए, कि जिन्होंने मोदी जी को मना किया था कि आप ये राम मंदिर, राम की इसका अयोध्या में जाके आप ये स्थापना मत करो, ये अभी कार्य ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। और वो दिख रहा है ना, पूरे जितने भी राम के ये है गांव है, वहां पे राम ने इनको बहुत अच्छी तरह से लताड़ दिया। अयोध्या में लताड़ दिया, चित्रकूट में लताड़ दिया, नासिक में लताड़ दिया, और भी कोई 2-3 जगह है, वहां से सारा लताड़ ही दिया। उन्होंने बताया कि तुम मेरा हमारे नाम पर राजनीति मत करो भैया। तो ये बातें ऐसी है कि पता लग गया है। मैं तो कभी ऐसे ये इसके ऊपर धार्मिक इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिवादी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि देखिए एक शक्ति है, कोई एक शक्ति है, ये पूरे विश्व को चलाती। वो विश्व के शक्ति ने इनको बता दिया, हालांकि इन्होंने उसके अंदर भी कमीनापना किया है, इसके बारे में मेरे दिल में कोई शंका नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 1-2 करोड़ वोट बढ़ गए, इलेक्शन कमिश्नर ने 8, 10, 3, 15 दिनों के बाद में जो वोट बढ़े, उसके जिसके बारे में वो महमूद पाचा जो है, कोई मुंबई का एक लॉयर है, उसने भी कुछ रीड डाल के रखी है वहां पे। अब पता नहीं कब होगा क्या होगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने इसके अंदर कमीनेपना किया है, इसके बारे में मेरे दिल में कोई शंका नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सीटें चुन के आई है, कहाँ पे 100 सीट 100 मत वोटों से, कहा 1000 वोटों से, कई सीटें गिरी है इनकी। तो ये इतना जो है ये करने में, जैसे मुंबई की तो तुम्हारे सीट है कौन सी, वो तो सिर्फ 40-45 वोटों से चुन के आई। तो पहले 48 वोट, 48 वोट, और वो भी पहले डिक्लेयर हो चुके थे, जो सामने था वो डिक्लेयर हो चुका था, ये इलेक्टेड करके, एक बात ध्यान में रखिए। फिर बाद में ऊपर से आदेश आया, रिकाउंटिंग हुआ वगैरह, 48 सीटों से महज वो चुन के आया। तो ये सारी जो बातें हैं, कई जगह के ऐसे रिपोर्ट है कि ऊपर से वोट आए, बता दिए कि नहीं आप डिक्लेयर करो या डिक्लेयर करो, जीत डिक्लेयर कर दो। तो ये ठीक है। अभी राजनीति के अंदर अभी तो जिस तरीके से लेवल बिगड़ गई है और हो रहा है, तो अभी आप और मैं तो इसको क्या, जैसे जिसको बोलते हैं ना, पूरा आसमान फट चुका है,
तो ऐसे फटे हुए आसमान को आप और मैं तो कोई उसको छिला नहीं सकते हैं। अभी समय ही ये सारी बातें बताएगा। लेकिन जी। शंकराचार्य जी ने जो राहुल गांधी के बारे में बोला, देखिए हम लोगों ने ये नहीं समझना चाहिए कि सारे के सारे लोग इनको डरते हैं। तो ये बात है ऐसा ना, शंकराचार्य जी का जो आदमी है, ऐसे सारे शंकराचार्यों, 4 शंकराचार्यों ने उस समय पे ये किया था और उन्होंने मोदी जी को मना किया था कि आप मत काम करिए, गलती मत करिए। उन्हीं शंकराचार्य ने राहुल गांधी के बारे में भी ओपनली ये कर दिया कि ये गलत है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई बोला नहीं कि जिसके कारण हिंदू धर्म का अपमान होगा या शंकर जी का अपमान होगा। उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बात बोली है और ये मैं उनका समर्थन करता हूँ। ये तरीके से बोला उन्होंने, उसी तरीके से अभी जो अपने उद्धव ठाकरे के पास भी जाके उन्होंने बोला, तो जो बातें हुई है तो कॉमन आदमी को समझता ना। जिस तरीके से भैया तुम उसकी पार्टी फोड़ रहे हो, तुम्हारे को बहुत शौक है तो तुम तुम्हारी खुद की पार्टी बनाओ, करो ना, किसने मना किया है। जैसे शरद पवार को जिस दिन लगा कि ये ठीक नहीं है, उसने खुद की पार्टी बनाया, दूसरी पार्टी बनाया। पहले उन्होंने पुलोद बनाया था, पुरोगामी लोकदल पुलोद। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया। उनके अपने खुद पे दल, उन्होंने कोई पार्टी थोड़ी तोड़ी यार। क्यों लोग शरद पवार को मानते हैं हमारे जैसे, क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कमीने बना नहीं किया ना, किसके पीठ पे खंजीर नहीं घोपा ना। जैसे ये शिंदे ने खंजीर घोपा, अजित पवार ने खंजीर तो जो है अजित पवार ने शरद पवार के पीठ में घोपा ना, और शिंदे ने जाके उद्धव ठाकरे के पीठ में घोपा। तुमको तुम्हारे में दम है तो तुम बाहर आओ, पार्टी खुद की स्थापन करो और चुनाव के लाओ। किसने नहीं बोला तुम्हारे को? तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने जो बोला, मैं बड़ा दिल से आदर करने लगा हूँ वापिस से। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि है कोई लोग ऐसे है कि जो हमेशा ही सत्ता को ललकारते हैं या सत्ता को नहीं डरते हैं। तो उनमें शंकराचार्य का नाम बहुत ऊपर आ गया है मेरे लिए, क्योंकि दूसरा मैं उनका देख रहा हूँ। इसके पहले भी कई स्टेटमेंट्स उनके थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये इसका संदेश जो है महाराष्ट्र की जनता को भली भांति जा रहा है, भली भांति जा रहा है। और ये बारे में मैं आपके जो दयानंद नेने जो है ना, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं। दयानंद ने कहा है कि 154 सीटें महाविकास आघाड़ी को आएगी, 121 सीटें महायुति को आएगी, ऐसा कहा है सर्वे में। हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सहमत ऐसा नहीं हूँ कि उन्होंने 154 सीटें जो बोली है ना, वो 154 के जगह पे कम से कम 175 180 तक की ये जाएंगे आगाड़ी। और जो युति जो है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि 100 के ऊपर क्रॉस करेगी। एक बात ध्यान में रखो, दे विल नॉट क्रॉस इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मोर देन 80 सीट। बीजेपी जो है, बीजेपी को जो 105 सीटें मिली थी, 105, तो 105 में से एक ऐसा समझिए आप कि ये दे विल नॉट क्रॉस 30 to 40। मैं लिख के रख रहा हूँ 30 to 40 सीट। उसके बाद में शिंदे के जो आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 लोग आएंगे शिंदे के। अजित पवार के ज्यादा से ज्यादा आए तो 20 लोग आ सकते हैं। बीजेपी के ऐसा समझ लो 50 पकड़ लो आप, तो 50 और 40 ये हो गए 90। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये दे विल नॉट क्रॉस इन एनी सर्कमस्टेंसेस 100 सीट। आज 105 सीट है बीजेपी की, आज 105 अकेले बीजेपी की। लेकिन वो 105 अकेले जो बीजेपी की है वो तब थी जब शिवसेना इनके साथ में थी। और अभी पूरा मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर टू द पब्लिक। तो वो हिसाब से इनका जो है ये होने वाला नहीं है बिल्कुल। तो मतलब ये लग रहा है कि इनकी सरकार तो गई ही, केंद्र में तो सरकार एकदम कमजोर हो ही गई है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं आएगी। तो एक और बात कही जा रही है कि अगर महाराष्ट्र में भी सरकार नहीं आई और अगर झारखंड में भी सरकार नहीं बनी, हरियाणा में भी हालत खराब है, जम्मू कश्मीर में तो खराब है ही, तो क्या आपको लगता है मोदी जी के प्रधानमंत्री होने पर भी खतरा आ जाने वाला है इसके बाद? नहीं, क्या है अभी मोदी जी की तो इसके ऊपर होना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास में 240 सीटें है। तो जो कुछ 15 20 25 सीटें, 30 सीटों का जो उनके अंदर अंतर है, वो 2 पार्टियां जो उन्होंने पकड़ ली है। अभी और भी बीच में कोई लोगों को पकड़ के कोई पार्टियां को खरीद सकते हैं। तो इतने जल्दी तो मोदी के ऊपर खतरा नहीं आएगा, यानी बीजेपी के शासनकाल में खतरा नहीं आएगा। कहा जा रहा है कि आरएसएस, कहा जा रहा है आरएसएस परिवर्तन करेगा, बीजेपी के भीतर से स्वर निकलेगा कि हटिए आप। करेगा निश्चित रूप से मोदी। देखिए, बीजेपी की सत्ता के ऊपर देश के अंदर आंच आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर पद है वो जा सकता है। उनके जगह पे कोई भी बन सकता है।
नितिन गडकरी भी बन सकते हैं, योगी भी बन सकता है, और क्या बोलते हैं उसको, राजनाथ सिंह भी बन सकते हैं। जो भी 2 4 5 आदमी हैं, इनके ऊपर तो आज कोई आदमी है नहीं। पीयूष गोयल बनने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो राष्ट्रीय स्तर की जो छवि चाहिए वो है ही नहीं। इनकी राष्ट्रीय स्तर की छवि वाले लोग तो इन्होंने ठिकाने लगा दिए। सुषमा स्वराज होगी या मनोहर पर्रिकर वगैरह, इस तरीके से जो लोग थे वो तो ठिकाने लग गए सब। तो अभी इनके पास में बचा कौन है कि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिसकी इमेज है, ऐसे आदमी कौन से बचे? चलो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। नहीं, सही है, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो पर्चा से भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पर्ची पे जिसका नाम लिखा है वो हो सकता है। आरएसएस जिस पे हाथ रख दे वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर पोहरे साहब पे हाथ रख दे तो पोहरे साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो पोहरे आरएसएस में साहब बहुत नहीं बहुत बनना। धन्यवाद। बीजेपी में तो, बीजेपी में तो मुझे कुछ भी नहीं बनना है। कुछ नहीं बनना है, बिल्कुल। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब, आपने डिटेल में बात की। और फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। पोरे साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और फिर आगे जो डेवलपमेंट होता है हम इस पर बात करेंगे। हमारी नजर है महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे कार्यक्रम।